नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को विजय दिलाने के लिए कमर पूरी तरीके से कस ली है और इसी सिलसिले में अमित शाह आज भोपाल पहुंचे और शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार के वक्त का हिसाब किताब भी मांगा और सरकार बनाने का दावा भी ठोका। अमित शाह की मध्य प्रदेश विजिट पर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, आपको देखनी चाहिए। बीजेपी की चुनावी रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन एमपी पर हैं। अमित शाह ने भोपाल पहुंचकर शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर लाए हैं। प्रदेश को अगले 25 साल में संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की नींव रख दी गई है। श्रीमान शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये बीमारू शब्द से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। आगामी 25 साल में संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की नींव डालने का काम ये 20 साल के अंदर हुआ है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की नींव डालने का भी काम हुआ है। चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास हो, इरिगेशन का रकबा हो, कृषि विकास हो, युवाओं के लिए पढ़ाई लिखाई के सभी आयाम मध्य प्रदेश में ही उपलब्ध करने हो, अपनी स्वभाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करनी हो, हर दृष्टि से एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का एक नींव डालने का काम ये 20 साल में हुआ है। और मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को भरोसा दिलाने आया हूं कि आने वाले अमृत काल का समय मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखने के लिए और संपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से सभी 29 सीटें जीतेगी। 2023 का चुनाव संपूर्ण गरीबी से मुक्ति देने वाला होगा। गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 53 साल कांग्रेस सत्ता में रही, उसे 53 साल का हिसाब देना चाहिए। 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। अमित शाह ने अपने रिपोर्ट कार्ड में कहा कि सरकार 1 करोड़ 25 लाख लोगों को राशन दे रही है। 63 एकलव्य स्कूल बने हैं। पर्यटकों की संख्या 9 करोड़ हुई है। मोदी सरकार में एमपी को 8,29,000 करोड़ मिले हैं, जबकि 2004 से 2014 के बीच एमपी को महज 1,98,000 करोड़ ही मिले थे। बीजेपी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। राज्य में पार्टी को जिताने के लिए केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय हो गया है और कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है। ऐसे में आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश का सत्ता संग्राम और ज्यादा रोचक होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नई टीम पूरी तरीके से तैयार है। वर्किंग कमेटी में आनंद शर्मा और शशि थरूर समेत कई ऐसे नेताओं को भी जगह मिली है जो कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे थे। वर्किंग कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ए.के. एंटनी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, दिग्विजय सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, आनंद शर्मा समेत कुल 39 नेता शामिल हैं और इसके अलावा 32 आमंत्रित सदस्य, 9 विशेष आमंत्रित सदस्य, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल के अध्यक्षों को भी जगह दी गई। सीडब्ल्यूसी में सचिन पायलट, शशि थरूर, अशोक चौहान, दीपक बावरिया के रूप में नए नाम सामने आए हैं। गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, दीपा दास मुंशी को भी सीडब्ल्यूडी में शामिल किया गया।
विशेष आमंत्रित सदस्यों में पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और अलका लांबा भी शामिल हैं। और इन तमाम लिस्ट के सामने आने के साथ ही लद्दाख दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। गांधी ने एक बार फिर से चीन को लेकर के केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि चीन ने भारत की जमीन को कब्जा किया है। राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी ने अब पलटवार किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर सेना के अपमान का आरोप लगाया। उन्हें नेहरू से लेकर के मनमोहन सरकार तक के कार्यकाल की याद दिला दी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। लद्दाख को लेकर दिए गए राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी बयान देना राहुल गांधी की फितरत है, वो सेना का अपमान करते हैं। जो बालाकोट के महान साहसिक अभियान का सबूत मांगते हैं, आपसे हम क्या उम्मीद करें? जो उरी की घटना पर जो बहादुरी हमारे सेना के अधिकारियों और सैनिकों ने दिखाई, उसका भी आप सबूत मांगते हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी पैंगोंग लेक तक घूम आए। राहुल ने भारत विरोधी बात करने की अपनी फितरत बना ली। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी गलवान के उन बहादुर सैनिकों पर सवाल उठा रहे हैं जिनकी वजह से चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा। तो राहुल गांधी जी सब करिए, लेकिन भारत की सुरक्षा के संबंध में मनोबल को क्यों कमजोर करते हैं आप? और कुछ ऐसे इलाके कब्जे में गए हैं जहां पर एक घास का टुकड़ा भी नहीं उगता है। राहुल गांधी जी, ये आपके परिवार का अतीत है, कृपया समझ लीजिए आप। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी, आप चीन के हाथ में चीन के प्रोपेगेंडा की मशीन क्यों बनते हैं? आप बताएं कि चीन में आप अपनी मां सोनिया गांधी के साथ कहां गए थे? राजीव गांधी फाउंडेशन में कहां से पैसा आया? और राहुल गांधी, जब आप लद्दाख की बात कर रहे हैं तो आज मुझे आपको 2 चीज स्मरण दिलाना है। आपके परनाना माननीय जवाहरलाल नेहरू के समय में चीन ने 62 के युद्ध के पहले और बाद में कितनी जमीन हथियाई थी, कुछ याद है आपको? दलाई लामा को किस तरह तिब्बत से भगाया गया था, कुछ याद है आपको? तिब्बत पर किस प्रकार से क्या क्या हुआ, कुछ पता है आपको? कि राहुल गांधी ने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। बीजेपी ने राहुल गांधी को याद दिलाई कि नेहरू के समय में चीन ने जमीन हथियाई थी। दलाई लामा के साथ क्या क्या हुआ? नेहरू ने कहा था चीन के पास जो जमीन गई वहां घास भी नहीं उगती। बीजेपी ने याद दिलाई कि आपकी सरकार ने एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख के दौरे पर हैं। राहुल गांधी आज अपने पिता राजीव गांधी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों ने बताया है कि चीन की सेना ने उनकी जमीन पर कब्जा करके रखा है और अब उनको वहां जाने नहीं दिया जाता, जबकि पीएम कहते हैं कि हमारी 1 इंच जमीन भी किसी ने नहीं ली। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। चीन को लेकर अक्सर राहुल गांधी केंद्र सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार राहुल गांधी पर चीन से मिली भगत के आरोप लगाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, जब भी जनहित के किसी प्रोजेक्ट में देरी होती है तो उसकी लागत किस कदर बढ़ती है और देश को कितना बड़ा नुकसान होता है, इसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की जुलाई की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ और इस रिपोर्ट में बताया गया कि तकरीबन 150 करोड़ से ज्यादा के कितने प्रोजेक्ट्स में देरी से देश को कितना नुकसान पहुंचा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम पूरा करने में देरी से देश को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके मुताबिक 1646 प्रोजेक्ट्स में से 388 की लागत बढ़ चुकी है।
809 प्रोजेक्ट देरी से चल रही हैं। इन 1646 प्रोजेक्ट की मूल लागत 23,92,837 करोड़ 89 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 28,58,394 करोड़ 39 लाख रुपए हो जाने का अनुमान है। यानी इन प्रोजेक्ट्स की लागत 19.46% यानी 4,65,556 करोड़ 50 लाख रुपए बढ़ चुकी है। जुलाई 2023 तक इन प्रोजेक्ट्स पर 15,21,550 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इन प्रोजेक्ट्स में देरी की वजह भूमि अधिग्रहण में देरी, पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरी में देरी और बुनियादी संरचना की कमी प्रमुख बताई जा रही है। इसके अलावा प्रोजेक्ट की फंडिंग से लेकर इंजीनियरिंग, निविदा प्रक्रिया में देरी जैसी कई वजहें रहती हैं। जाहिर है कि जब प्रोजेक्ट में देरी होती है तो इनकी लागत बढ़ती जाती है और प्रोजेक्ट की कीमत वास्तविक से काफी आगे चली जाती है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी तमाम परियोजनाओं पर काम हो रहा है। ऐसे में ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और इनके तय समय में पूरा किए जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले की बात सामने आई है और ये खुलासा अल्पसंख्यक मंत्रालय की आंतरिक जांच में हुआ। बताया जा रहा है कि इसमें कई स्तर पर अनियमितताएं हुई और फर्जी संस्थानों के नाम पर पैसे का खेल हुआ है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा हुआ है। कई राज्यों में बनाए गए फर्जी लाभार्थी, फर्जी संस्थान और फर्जी नामों से बैंक खाते सामने आए हैं। मामला कथित तौर पर अल्पसंख्यक संस्थानों, राज्य प्रशासन और बैंकों में संस्थागत भ्रष्टाचार का है। इस सिलसिले में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 10 जुलाई को सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। 34 राज्यों के 100 जिलों में मंत्रालय ने आंतरिक जांच कराई। 21 राज्यों के 1572 संस्थानों में 830 संस्थान फर्जी पाए गए। लगभग 53% फर्जी अभ्यर्थी मिले। पिछले 5 साल में महज 830 संस्थान में ही 144 करोड़ 83 लाख रुपए का घोटाला हुआ। जिन 830 संस्थानों से जुड़े लाभार्थियों के खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया गया है, छत्तीसगढ़ में 62 संस्थानों की जांच की गई है। राजस्थान के 128 संस्थानों की जांच हुई है। असम में 68% संस्थान नकली पाए गए हैं। कर्नाटक में 64% संस्थान नकली पाए गए हैं। यूपी में 44% संस्थान नकली पाए गए हैं और बंगाल में 39% संस्थान नकली पाए गए हैं। घोटाले में नोडल अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सीबीआई इन मामलों की जांच कर सकती है कि नोडल अधिकारियों ने ओके रिपोर्ट कैसे दी, जिला नोडल अधिकारियों ने फर्जी मामलों का सत्यापन किया और कितने राज्यों ने घोटालों को चलने दिया। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की योजना 2007-08 में शुरू की गई थी। तब से लेकर अब तक हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का आकलन है। अल्पसंख्यक मंत्रालय 1,80,000 संस्थानों को स्कॉलरशिप देता है। इसका फायदा कक्षा 1 से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत जब सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके आवास पर पहुंचे तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। रजनीकांत तकरीबन 72 साल के हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उम्र तकरीबन 51 साल की है। इसके बावजूद रजनीकांत का योगी आदित्यनाथ के पांव को छूना चर्चा का विषय बना है। सोशल मीडिया पर तस्वीर खूब वायरल हो रही है और ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रही है। रजनीकांत के सीएम योगी के पांव छूने को लोग भारतीय संस्कृति और परंपरा से जोड़कर देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ संत परंपरा से आते हैं और इस वजह से रजनीकांत ने उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम योगी हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए नजर आए। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। ये बहुत सालों का इरादा था, आज पूरा हो गया, आज पूरा है। जिस तरह से राम कॉरिडोर बन रहा है, रामलला का पूरा कॉरिडोर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत चारित्रिक है, बहुत चारित्रिक है और खुलने के बाद और देखो कैसे होगा।